मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपने जैसे पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही आपका टू कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है ना, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिमाइंडर कर लेते हैं। ये सरफेस है कोई बेटे, इनसे जो भी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं या पास कर रही हैं, ये जो भी फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया से पास कर रही हैं वही हमारा फ्लक्स है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इस सरफेस is called flux representing by phi e. Okay, this is electric flux, and you know phi how to calculate? E vector dot A vector. This is formula for the electric flux. Either you can say phi equals to EA cos theta. ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, जो हमें पढ़ना है। मैग्नेटिक फ्लक्स, माय डियर, आई वांट टू टेल यू, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों में से कोई फील्ड हो, फ्लक्स इज प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। नाइस, हाउ सर? बिकॉज अगर हम कह दें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख तो सकते नहीं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कोई चार्ज है तो अराउंड दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट आंखों से तो देखेंगे नहीं। ऐसे अगर कोई मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो इसके भी अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट क्या आप उसको आई सी कर सकते हो? नो, आई सी पॉसिबल नहीं है। तो सर हाउ टू नो द नेचर ऑफ फील्ड, नेचर ऑफ फील्ड, फील्ड कैसा है, इसके नेचर को कैसे समझोगे? तो फील्ड स्ट्रांग है, फील्ड वीक है, या फील्ड यूनिफॉर्म है, कैसा है फील्ड? ठीक है ना, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फील्ड का कोई कोई डायरेक्शन भी होगा। तो इन सब चीज़ों को विजुअलाइज कैसे करोगे, देखोगे कैसे? फील्ड के सारे प्रॉपर्टीज, ऑल द प्रॉपर्टीज, तो हाउ टू विजुअलाइज, कैसे देखोगे? इसके लिए ज़रूरी है कि आप फ्लक्स स्टडी करें। ठीक है ना, तो फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। ओके, फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। हाउ? अगर कहीं फील्ड है तो वहां डेफिनेटली फ्लक्स होगा, यानी लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी। ठीक है ना, हम उन लाइंस को ही देख करके इस बात को रिकॉग्नाइज कर लेंगे क्या, कि फील्ड का नेचर क्या है। राइट? अब जैसे देखें, आपको पता है ये कोई मैग्नेट है, इसमें साउथ है, नॉर्थ है, तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ से जाती हैं, सॉरी। तो आप देखें, यहां पर देखें फील्ड का डायरेक्शन ये है, यहां पर देखें फील्ड का डायरेक्शन ये है, यहां पर भी। अब आप देखें, अगर फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं पैरेलल एंड इनके बीच का गैप सेम होता है सब जगह, तो हम कहते हैं फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है। और अगर कहीं पर मान लेते हैं जैसे ये है, देखो जहां पर फील्ड लाइंस पास पास हैं वहां हाई फील्ड है, हाई डेंसिटी का फील्ड है, हाई इंटेंसिटी का, और जहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर है वहां लो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स क्या है? सब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? यू विल से माय डियर, द नंबर ऑफ magnetic field lines passing through an area, and area should be perpendicular to field. इसको समझते हैं my dear, look here, this is an area वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस पर जो परपेंडिकुलर होगा एन कैप, सबको पता है ना, एरिया वेक्टर इक्वल्स टू एन कैप डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर है बच्चे। अगर फील्ड लाइंस, यहाँ पर कोई फील्ड है, इनसे फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, जैसे ऐसे समझो, देखो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है ना, और आप देखो ये फील्ड लाइंस इन प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो प्लेन है एरिया वेक्टर, इससे परपेंडिकुलर है फील्ड लाइंस। फिर से देखो, ये कोई एरिया वेक्टर है, ये कोई कौन है? एरिया वेक्टर है। देखें फील्ड लाइंस इनसे जा रही हैं, आप देखें ये जो फील्ड लाइंस हैं इस एरिया वेक्टर से कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो जितनी लाइंस, यहां तो 1 2 3 दिख रही हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी लाइन होंगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया, इस एरिया से
जो पास कर रही हैं, और कंडीशन क्या है कि एरिया वेक्टर फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। तो उनको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो पूरी बात क्या हो गई बच्चे, हम आपसे क्या कह पाएंगे इसके बारे में? आप कहेंगे द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो लाइंस हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया, जो इस एरिया से पास कर रही हैं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड, एरिया जो प्लेन है हमारा फील्ड से परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, फील्ड से एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। हम जब फ्लक्स की बात करेंगे, फ्लक्स की बात, तो सर दो बातें मेरे लिए कंपलसरी होंगी। इनसे जो लाइंस पास कर रही हैं, जो ये फील्ड है वो इस एरिया वेक्टर से 90 डिग्री बनाए हमेशा। बी वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो भी पास करेंगे इस एरिया से, जो भी पास करेंगे फ्रॉम एरिया, वही हमारी फ्लक्स होंगी। 5b से रिप्रेजेंट कर, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, इसी को बोलते हैं 5b, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास थ्रू एरिया, ठीक है ना। और बिल्कुल ये जो नंबर ऑफ लाइंस है एरिया से पास होने वाली, ठीक है, जो नंबर ऑफ लाइंस हैं यही फ्लक्स है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि नंबर्स हैं बच्चे। बट हाउ टू कैलकुलेट इट सर, हाउ टू कैलकुलेट इट, हम कैसे इसको कैलकुलेट करें? देखो समझो, मैं पहले ही कह चुका हूं आपसे क्या चीज, कि सर बी वेक्टर यानी फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फील्ड लाइन से, ठीक है ना। जैसे ये सरफेस है, अगर यहां से कोई लाइंस पास कर रही हैं, तो इस पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है वो, ये लाइन तो है लेकिन ये लाइन कोई और नहीं है, ये है तो मैग्नेटिक फील्ड ही। यहां पर लाइन होने का मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर लाइन होने का मतलब कि यहां पर भी फील्ड है। जिस पॉइंट से आपको लाइन मिल जाएगा उस पॉइंट पर फील्ड होगा। समझ गए मेरी बात को? तो जैसे आप ऐसे समझें, सर ये एरिया है, फील्ड इससे परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट पर कितनी लाइंस दिख रहे हो? इस पॉइंट पर एक लाइन देख रहे हो, इसके बगल एक पॉइंट होगा, उस पर भी ऐसे ही फील्ड लाइन जाएगा, तो 2b वेक्टर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट से भी लाइन जाएगा तो एक और b वेक्टर हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 3b वेक्टर हो गया बच्चे। नेक्स्ट लाइन से फिर ऐसे जाएंगे तो 4b वेक्टर्स हो जाएंगे। बट जो भी लाइंस जाए वो प्लेन से कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर, प्लेन से 90 डिग्री पर। ऐसे सर ऐसे सारे पॉइंट से जाएंगे लाइंस, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। जब सरफेस के हर पॉइंट से जाएगा, इससे जाएगा, तो ऐसे 5b वेक्टर। तो इस तरीके, तो सर अगर आप पॉइंट लेते रहोगे तो सारे अगर पॉइंट्स को प्लस कर दें, सारे पॉइंट्स को अगर प्लस कर दें, तब तो सर कंप्लीट क्या बन जाएगा? एरिया बन जाएगा। बिल्कुल सही समझा आपने। तो फिर मैं कहूँगा यही बी वेक्टर, मतलब हर पॉइंट पर ये जो है, ये जो लाइंस है, ये कौन है? बी ही तो है। तो मैं आपसे कहूँगा ये बच्चे, क्या कहूँगा कि सर बी, 2b, 3b, ऐसे हर पॉइंट से, फिर चौथे से गया, यहाँ से भी गया 4b, यहाँ से भी गया 5b। तो सर एक समय तो ऐसा आएगा ही, कैसा आएगा? यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से, जहाँ से जा रहा है हर पॉइंट पर b है, हर पॉइंट पर b, यहाँ भी b, यहाँ भी b। तो सर एक समय ऐसा आएगा पूरे एरिया से चला जाएगा, सारे एरिया से। जी हाँ, तो आपका फ्लक्स हो जाएगा बेटा b कितना टाइम्स? एरिया टाइम। जैसे तुम कह रहे थे ना, एक लाइन पॉइंट से गया तो 1b, 2 पॉइंट से गया तो 2b, 3 पॉइंट से गया तो 3b, ऐसे 1 2 3 4 5 लोग से गया तो 5b। तो सबसे पूरे एरिया से ही लाइन्स जाएंगी, पूरे एरिया से भी लाइन्स जाएंगी, तब तो b डॉट ए हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा b डॉट ए, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है सर कि सर किसी भी सरफेस के किस किस पॉइंट पर फील्ड एग्जिस्ट करता है, किस किस पॉइंट पर फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो सर हर पॉइंट पर फील्ड एग्जिस्ट करेगा, तो यानी कि सर बी का कितना टाइम्स हो जाएगा? एरिया टाइम्स हो जाएगा। यानी सर फ्लक्स का सीधा मतलब है क्या कि फील्ड कितने क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है। किसी सरफेस पर एक एक पॉइंट पर फील्ड एग्जिस्ट करता है, एक एक पॉइंट पर फील्ड एग्जिस्ट करता है, एक एक पॉइंट पर। यही तो जानना चाहता हूं कि बी सर कितनी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो एवरी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो और वैसे भी आप कह चुके हो कि फ्लक्स लाइन कोई और नहीं दिखाता है, फील्ड कोई तो दिखाता है। तो 5b इक्वल्स टू बी वेक्टर, सॉरी मैं भी वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, कह भी सकते हो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फिर 5b इक्वल्स टू बी ए। क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है ना बच्चे। सर आप कह रहे थे कि बी वेक्टर, ये जो बी वेक्टर है
ये मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। जी हाँ, ऐसा होना चाहिए, तभी आप कह पाओगे फाइव बी इक्वल्स टू बी ए। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आप सोच के देखो, यही एक कंडीशन है जब सबसे अधिक लोग इसको इस पार से उस पार जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप देखो कि जब ऐसे गुजरेंगे तो सबसे अधिक लोग गुजर जाएंगे इनसे बेटा। हर कोई इनको भेद करके इनको इंटरप्रेट करके इस पार निकल जाएगा, ठीक है ना। आप सोच के देखो, अगर आपने प्लेट को ऐसे रख दिया ऐसे, और फील्ड भी ऐसे जा रहा है, तो क्या कोई भी यहाँ से पास कर पाएगा? यहाँ से कोई नहीं पास कर पाएगा, सब ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो ये एरिया थोड़ी है, एरिया ये है, ये इनसे जाने चाहिए। मतलब ये जो आप पढ़ रहे हो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो अंदर की तरफ जाए तो बाहर की तरफ। समझ गए इस चीज़ को? तो इस कंडीशन में पास होने की संभावना नहीं कोई। आप सोचो, ऐसे ये है, यहाँ से कौन पास हो पाएगा? तब तो पेज के फाड़ के दो टुकड़े कर देगा, एक टुकड़ा ऊपर चला जाएगा, एक टुकड़ा नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं जाना, यहाँ से लोग क्रॉस करें, यहाँ से, यहाँ से। आप जिस कॉपी पर पढ़ रहे हो उस कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है ना। सर हमेशा तो फील्ड ज़रूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो प्लेन के। जैसे ये देखिए, इस कंडीशन में सर ये हमारा एन कैप है, ये एरिया वेक्टर है। अगर फील्ड ऐसे हो जाए तो ऐसे, अगर फील्ड ऐसे हो जाए ऐसे, ये तो एन कैप है। अगर फील्ड ऐसे हो जाए, अगर फील्ड ऐसे हो जाए इस तरीके, इन दोनों के बीच एंगल बन जाए, तब सर आप फ्लक्स कैसे निकालोगे? फ्लक्स बिल्कुल निकलेगा। हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम उस कंडीशन में देखिए क्या करेंगे, ये है, ठीक है ना। जैसे ये हमारा एन कैप है, एन कैप है। हम उस कंडीशन में ये जो हमारा बी वेक्टर है, बी वेक्टर इनके थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है। फिर से समझ लीजिए, ये एन कैप है, ये हमारा बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है ना। हम उस कंडीशन में इस बी का कोई ना कोई कंपोनेंट ले लेंगे एन कैप के डायरेक्शन में, जो प्लेन से 90 डिग्री बनाए, ठीक है ना। देखो बी का कंपोनेंट कैसा है, बी का एक कंपोनेंट यहाँ होगा बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये एन कैप है और ये बी वेक्टर है। तो देखो बी का कंपोनेंट होगा इस पर, वो कौन होगा? बी कॉस थीटा। यानी अब ये ए वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड ए है, और ये हमारा एन कैप है। तो देखो इस बी तिरछे वाले बी का, इस बी वेक्टर का एक कंपोनेंट यहाँ ज़रूर बनेगा, ये एंगल थीटा है। इस बी का एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये एन कैप बी वेक्टर, इसका एक कंपोनेंट होगा यहाँ पर, इस पर बी कॉस थीटा। फिर हम फ्लक्स निकालेंगे तो उसी से, बी से नहीं निकालेंगे, इसी बी के कंपोनेंट से निकालेंगे, बी कॉस थीटा डॉट क्या बच्चे ए। तो ए तो ये है एरिया। हमने हमेशा से आपसे कहा कि हम वही बी लेंगे जो प्लेन से 90 डिग्री हो। तो ये तो बी हमारा 90 डिग्री था नहीं, तो इसका एक कंपोनेंट था बी कॉस थीटा, तो वही लेंगे। तो आप लिखोगे फाइव बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। व्हाट इज दैट? फाइव बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दैट मीन टू से फाइव बी इज व्हाट इज दैट? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ये हो गया हमारा फार्मूला, या इसी को आप कह सकते हो बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। अब आप देखो इस कंडीशन में, अब आप देखो ये हमारा एन कैप हो गया, और इसी पर अगर हमारा बी वेक्टर हो जाए तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी ए कॉस 0 डिग्री का 0 1 होता है, और ये फाइव बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। अब देख लेते हैं बेटा क्या चीज़, अगर मिनिमम वैल्यू निकालना हो, ये एन कैप है, और अगर फ्लक्स इधर से चला जाए, फील्ड इधर से चला जाए, दोनों के बीच एंगल कितना है? 90। तो आप देखो अब इनसे कोई पास ही नहीं करेगा, कोई पास नहीं करेगा। कोई इनसे पास कर रहा है? कोई नहीं पास कर रहा, सब तो इधर से जा रहा है। थीटा कितना हो गया है? 90। तो अब फ्लक्स निकाल लो, बी ए कॉस 90 इक्वल्स टू 0, फ्लक्स 0 हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं किस चीज की? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट देखते हैं, ठीक है ना। देखो फाइव इक्वल्स टू बी ए, तो यूनिट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। कोई जरूरत नहीं न्यूटन मीटर को जूल लिखने की। तो यूनिट ऑफ फाइव इक्वल्स टू न्यूटन मीटर पर
एम्पियर, या इसी को बेटा वेबर बोलते हैं। ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, और ये एमकेएस है, ठीक है ना। तो अब देखो सीजीएस यूनिट क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीएस यूनिट क्या है बेटा? सीजीएस यूनिट है 5e की जो सीजीएस यूनिट है वो है मैक्सवेल। क्या है बेटा? मैक्सवेल, ठीक है ना। इनमें रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट। लेट्स सी बेटा, इसमें रिलेशन होता है 1 वेबर इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है ना। ये रिलेशन होता है, मैं निकलवा के दिखवा दे रहा हूँ। 5e इक्वल्स टू बी इंटू ए, ठीक है ना। तो 5e इक्वल्स टू बी की होगी न्यूटन मीटर पर एम्पियर, या इसी को आप क्या बोलते हो? वेबर। तो अब दिखाता हूँ आपको कैसे ये निकलेगा। 1 वेबर 1 न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ठीक है ना। अब आपको बता दूं, न्यूटन में 10⁵ क्या होता है? डाइन होता है, ठीक है ना। मीटर में 10⁵ क्या होता है? सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। अब एम्पियर को सीजीएस यूनिट क्या है, यानी करंट की एमकेएस यूनिट तो एम्पियर है, करंट की सीजीएस यूनिट बहुत लोग को नहीं पता है, ये होता है बेटे बायोट। बायोट, और रिलेशन बता दूं आपको, 10 एम्पियर में 1 बायोट होता है, ठीक है ना। 10 एम्पियर में 1 बायोट होता है, ठीक है ना। तो 1 एम्पियर में 10 को इधर ले आओ, 10⁻⁻1 बायोट होगा। तो जहाँ एम्पियर है 10⁻⁻1 बायोट कर दो। तो 1 वेबर इक्वल्स टू 5 to 7, ये -1 ऊपर जाएगा, 10⁸ डाइन सेंटीमीटर बायोट। जैसे इसको न्यूटन मीटर पर एम्पियर को बोलते हैं वेबर, वैसे न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर, एम्पियर की जगह बायोट। इसको ही बोलते हैं बेटा, इसको ही बोलते हैं मैक्सवेल। क्या बोलते हैं? मैक्सवेल। अब लगे हाथ, या डायमेंशनल फार्मूला भी इसी समय निकाल लेते हैं। 5e इक्वल्स टू बी इंटू ए। 5e की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये बी की यूनिट है, ए की मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो 5e की जो यूनिट होगी न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ठीक है ना। न्यूटन को जरा खोल दीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर एम्पियर, ठीक है ना। डायमेंशनल फार्मूला, चलो थोड़ा सा और, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये एम्पियर, तो किलोग्राम का एम हो जाएगा, इसका हो जाएगा एल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा टाइमिंग -2, एम्पियर ऊपर जाएगा ए, ml स्क्वायर t-2 a-1, ए ऊपर गया तो ये -1, ये ऊपर गया तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया।